नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 25 सितंबर 2022 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस तथा पीआईबी से संबंधित प्रमुख समाचारों को आधार बनाकर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको दिए जाएंगे। साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हम आपको अभ्यास के लिए देंगे और अंत में आज के प्रमुख तथ्य की चर्चा करेंगे। आज के सत्र को हम लोग प्रारंभ करते हैं और आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखिए, जब हम विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की बात करते हैं यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, तो यहाँ पर जनजाति जो अलग अलग समूह हैं उनमें प्रमुख रूप से जो जनजातियाँ ज़्यादा एक तरह से संकट की स्थिति में हैं उनको प्रमुख रूप से इस श्रेणी में रखा जाता है। और 1973 में यूएन ढेबर जो आयोग था उसने जो भी एक तरह से प्रमुख हमारी आदिम जनजातियां हैं, यानी अगर हम बात करें प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, तो उनके लिए अलग से एक श्रेणी बनाने की बात करी थी और ये कहा गया था कि ये आदिवासी जो समूह है वो कम विकसित हैं। ढेबर आयोग के द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रमुख रूप से यह भी बताया गया था कि जो भी अलग अलग जनजातीय समूह हैं उनमें से अगर हम विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की पहचान करते हैं यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, तो इसके संदर्भ में मानदंड निम्नलिखित होंगे। प्रौद्योगिकी का पूर्व कृषि स्तर, मतलब कृषि प्रारंभ होने से पहले जो एक तरह से आदिम मानव के द्वारा प्रमुख रूप से तकनीक उपयोग की जाती थी, अगर वो उपयोग होती है तो उन जनजातियों को हम इस समूह में डाल सकते हैं। साक्षरता का निम्न स्तर, आर्थिक पिछड़ापन और घटती या स्थिर जनसंख्या। हम ध्यान रखें कि जब हम पीबीटीजी की बात करते हैं तो पहले इनको आदिम जनजाति समूह यानी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के रूप में भी जाना जाता था। बाद में इनका जो नाम है वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के रूप में कर दिया गया यानी पीबीटीजी। वर्तमान में अगर हम देखें तो 75 अलग अलग जनजातियां हैं जो इसमें सूचीबद्ध हैं और अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में 13, उसके बाद आंध्र प्रदेश में 12 और बिहार, अगर हम झारखंड को मिलाकर देखें तो वहां पर 9 है। जिन जनजातियों को पीवीटीजी का दर्जा दिया गया है उनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर हम देखें तो सहारिया जनजाति की है और ये लगभग 4 लाख से कुछ ज़्यादा इनकी आबादी है, प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्रों में। इस जानकारी के बाद अगर हम अपने प्रश्न के विकल्पों को देखें, सासा समिति ने जनजातीय समूहों में कम विकसित आदिम जनजातीय समूहों को एक अलग श्रेणी के रूप में रखा, तो ये पहला कथन गलत है क्योंकि ये ढेबर आयोग के द्वारा प्रमुख रूप से किया गया। दूसरा, भारत के ओडिशा में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की संख्या सबसे अधिक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखें ये दूसरा कथन सत्य है। इस आधार पर अगर हम देखें तो पहला कथन असत्य है, दूसरा सत्य है, इसीलिए हमारा उत्तर बी केवल 2 सत्य है। यहाँ पर यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि जब हम पीबीटीजी की बात कर रहे हैं तो जैसा हमने चर्चा किया सबसे ज़्यादा इनकी जो संख्या है वो उड़ीसा राज्य में है और उड़ीसा राज्य में जो भी इस तरह की जनजातियां हैं उनमें विवाह की स्थितियों को थोड़ा देर में करने के लिए सरकार की तरफ से एक योजना संचालित है, जहां पर अगर विवाह इन जनजातियों में 18 वर्ष के बाद की स्थिति में होता है तो उनको 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रमुख रूप से कोशिश यह है कि बाल विवाह की जो स्थितियां हैं उनको इन जनजातियों में रोका जाए। आज के दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पेरिस क्लब का सर्वोत्तम वर्णन है। पेरिस क्लब के संदर्भ में प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें, इसकी स्थापना 1956 में एक अनौपचारिक संगठन के रूप में की गई थी। कारण ये था कि अर्जेंटीना के ऊपर जो भी उस समय आर्थिक संकट की स्थिति थी, तो अलग अलग देश जिन्होंने अर्जेंटीना को ऋण दिया था उन्होंने पेरिस में एक बैठक करी और उसी आधार पर आप देखें तो पेरिस क्लब का एक तरह से गठन किया गया। इसका उद्देश्य प्रमुख रूप से ये है कि अगर किसी देश के द्वारा पेरिस क्लब के जो भी सदस्य हैं, मान लेते हैं कि डी है, सी है या ई है, उनसे ऋण लिया गया है तो इस ऋण को कैसे वापस करना है। अगर इस देश के पास जिसने ऋण लिया है कोई समस्या है तो कुछ समाधान प्रस्तुत किया जाए। पेरिस क्लब मिलकर एक तरह से इसके लिए काम करते हैं। वर्तमान में आप देखें तो इसमें 22 स्थायी सदस्य हैं, प्रमुख रूप से पश्चिमी यूरोपीय देश हैं, स्कैंडिनेवियाई देश हैं यूरोप में, यूएसए है, यूके और जापान इसमें शामिल हैं। और इन देशों के द्वारा अगर हम देखें तो अलग अलग देशों को ऋण देने की स्थितियां सामान्य तौर पर बनती हैं। तो पेरिस क्लब के द्वारा अनौपचारिक समूह के रूप में काम करते हुए अलग अलग देशों की जो ऋण की स्थितियां हैं उसमें अगर भुगतान की समस्याएं आती हैं तो उसके व्यवहारिक समाधान को इसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और कार्य करने का प्रमुख तरीका ये है कि ये एकजुट होकर और आम सहमति से कार्य करते हैं, यानी जितने भी पेरिस क्लब के सदस्य हैं वो मिलकर कोई निर्णय लेते हैं और उस निर्णय को सभी आपस में एक दूसरे के साथ स्वीकार करके लागू करते हैं। इनके द्वारा सूचना साझा की जाती है जिससे कि जिस देश ने ऋण लिया है
और उस ऋण का कोई समाधान करना है तो समाधान की स्थितियां बेहतर रूप में एक निर्णय में सामने आ पाएं और व्यवहारिक समाधान उसका किया जा सके। साथ साथ अलग अलग मामलों में यहाँ पर देश अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं, यानी किसी एक देश के ऋण का समाधान करने के लिए तंत्र अलग हो सकता है और अगर कोई दूसरा देश है तो वो तंत्र अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ऐसा मानदंड बना दिया गया है जो सब पर लागू हो, यानी अलग अलग केस के अनुसार जो पेरिस क्लब है वो निर्णय लेता है। इसी के साथ साथ पेरिस क्लब के द्वारा कुछ शर्तों के साथ काम किया जाता है, यानी जिस देश ने ऋण लिया है और अगर वो अपने ऋण के भुगतान को लेकर कोई समस्या एक तरह से बता रहा है तो भुगतान का समाधान करने के लिए उस देश को कहा जाएगा कि आप अपने यहाँ कुछ सुधारों को लागू कीजिए। तो ये शर्त रहती है। तो शर्त आर्थिक रूप में देश बेहतर काम कर पाए जिससे वो अपने ऋण वापस कर पाए समय से। इसी के साथ साथ ऋण के समाधान के लिए जो अलग अलग उपाय दिए जाते हैं उनमें तुलना की जाती है। मतलब ये है कि जो भी एक तरह से गैर पेरिस क्लब वाले देश हैं उन्होंने अगर ऋण दिया है और पेरिस क्लब के देश ने जो ऋण दिया है तो तुलना की जाती है कि किस रूप में हम अलग अलग देशों को ज़्यादा अच्छे से लाभ दे पाएं, यानी उन्होंने जो ऋण लिया है वो भुगतान करने में आसानी से और व्यावहारिक रूप में भुगतान को कर पाएं। तो ये भी एक तरह से जो उपचार अपनाए जाते हैं जिस आधार पर किसी देश के ऋण को हम सही रूप में भुगतान करने की प्रक्रिया करवा पाते हैं, उसके लिए जो भी तुलना होती है वो ये की जाती है कि अगर पेरिस क्लब से बाहर के देश ने ऋण दिया है तो वो समाधान कैसे कर रहा है। पेरिस क्लब आसान शर्तों पर ऋण वापस करने की प्रक्रियाओं को व्यवहारिक रूप में आगे बढ़ाता है। तो ये इसके काम करने का प्रमुख तरीका है। इस आधार पर अगर हम देखें तो पेरिस क्लब का जो सर्वोत्तम वर्णन है वो कथन ए के द्वारा किया जा रहा है, लेनदार राष्ट्रों का एक ऐसा अनौपचारिक समूह जो उन ऋण लेने वाले राष्ट्रों के साथ लेन देन पर ध्यान केंद्रित करता है जिन्हें अपने ऋणों का भुगतान करने में कठिनाई आती है। इस आधार पर हमारा उत्तर है ए। यहाँ पर यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा पेरिस क्लब के अलग अलग देशों से जो ऋण लिया गया है लगभग 10 अरब डॉलर का, उसके पुनर्संरचना करने की उसके द्वारा प्रमुख रूप से मांग की जा रही है और इसके संदर्भ में पेरिस क्लब के द्वारा जल्द निर्णय लिया जाएगा कि ये स्थिति पाकिस्तान के लिए किस रूप में दी जाए। आज के अगले प्रश्न को हम देखते हैं। मसाला बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? यह हैं, पहला, ये रुपए मूल्य वर्ग के बॉन्ड है। यह एक भारतीय संस्था द्वारा विदेशी बाजारों में पैसा जुटाने के लिए जारी किया गया ऋण साधन है। आप ध्यान रखें, मसाला बॉन्ड को भारतीय संस्थाएं चाहे सरकारी हो या निजी हो उनके द्वारा प्रमुख रूप से विदेशी बाजार में इसको जारी किया जाता है। तो मसाला बॉन्ड को विदेशी बाजार में जरूर जारी किया जाता है लेकिन यह भारतीय मुद्रा रुपए में होता है। यानी अगर मान लीजिए कोई विदेशी है उसके द्वारा $1 का इस बॉन्ड में निवेश किया जाता है तो डॉलर की जो भी रुपए में वैल्यू होगी वो भारतीय बॉन्ड जारी करने वाली कंपनी को मिलेगी या संस्था को मिलेगी। यहाँ पर जो भी एक तरह से जोखिम है वो निवेशक का रहता है, क्योंकि आप ध्यान रखें ये बॉन्ड रुपए के आधार पर होते हैं। तो आपने डॉलर में लगाया है तो भारतीय संस्था रुपए के साथ लेन देन कर रही है, उसके द्वारा मूलधन ब्याज सब कुछ रुपए में दिया जाएगा और वो रुपए कन्वर्ट होगा, परिवर्तित होगा डॉलर में। तो इस रूप में अगर हम देखें तो डॉलर और रुपए की विनिमय दर का जो जोखिम है वो निवेशक का होता है। जिस कंपनी के द्वारा बॉन्ड जारी किया गया है मसाला बॉन्ड के रूप में, उसका जोखिम एक तरह से नहीं होता है और ये इस मसाला बॉन्ड के संदर्भ में सबसे कह सकते हैं मजबूत स्थिति है। इस आधार पर पहला कथन सत्य है। दूसरा, भारत में एक बुनियादी ढांचा परियोजना को निधि देने के लिए 2014 में विश्व बैंक द्वारा पहला मसाला बॉन्ड जारी किया गया था। ध्यान रखें, विश्व बैंक की एक संस्था है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC, उसके द्वारा 2014 में सबसे पहले मसाला बॉन्ड जारी किया गया था और उससे प्राप्त जो धन था उसे भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में लगाया गया था। इस आधार पर दूसरा कथन सत्य है। तीसरा, ये बॉन्ड केवल ऐसे देश के निवासी को जारी किए जा सकते हैं जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का सदस्य हो। यहाँ पर प्रमुख रूप से ध्यान रखें, FATF के जो भी सदस्य देश हैं वहाँ के नागरिकों को ही इस तरह के मसाला बॉन्ड जो भारतीय कंपनियां या भारतीय संस्थाएं जारी करती हैं वो खरीदने की अनुमति है। तो तीसरा कथन भी सत्य है, तीनों सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर है D, 1, 2, 3 तीनों सत्य हैं। यहाँ पर यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है कि केरल में अगर हम देखें तो एक संस्था के माध्यम से केरल सरकार ने मसाला बॉन्ड 2019 में प्रमुख रूप से जारी किए थे और इन मसाला बॉन्ड के जारी करने की जो स्थितियां हैं उसमें प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा प्रमुख रूप से कुछ जांच की जा रही है। इस जांच के माध्यम से ED के द्वारा प्रमुख रूप से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 और विदेशी मुद्रा के संदर्भ में हमारा जो फेमा कानून है 1999 उसके उल्लंघन की जो स्थितियां उसकी जांच प्रमुख रूप से की जा रही है। आज के चौथे प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहले कॉलम में आपको अलग अलग मिशन के नाम दिए हैं और दूसरी तरफ अगर हम देखें ग्रह जहां पर यह मिशन संचालित किए जा रहे हैं, यानी अलग अलग ग्रहों की जांच के लिए जो मिशन संचालित हैं उनका आपको मिलान करना है और ये बताना है कि कौन से यहाँ पर युग्म सुमेलित हैं। पहला कैसिनी,
ये शनि के लिए एक तरह से प्रारंभ किया गया है, डेविंसी शुक्र के लिए प्रारंभ किया गया है, यूरोपा क्लिपर बृहस्पति के लिए, और इनसाइट की अगर हम बात करें तो ये मंगल ग्रह के लिए प्रारंभ किया गया है। तो इस रूप में अगर हम देखें तो ये चारों ही एक तरह से जो मिशन है वो जिन ग्रहों के साथ दिए गए हैं उनके मिलान सही हैं, और ये चारों मिशन अगर हम देखें तो नासा के द्वारा प्रमुख रूप से संचालित हैं। इस आधार पर चारों युग्म सही हैं, तो हमारा उत्तर डी, सभी चार युग्म सत्य हैं। यहाँ पर यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि नासा का इनसाइट मिशन जो मंगल के संदर्भ में प्रमुख रूप से जांच कर रहा है, उसके माध्यम से मंगल ग्रह पर कुछ क्रेटर के एक तरह से नए रूप में वहां पर उपस्थित होने के कुछ वहां पर आंकड़े मिल रहे हैं। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज हम 2022 में पूछा गया प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दे रहे हैं। प्रश्न को हम देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व और अंतरित ट्रांसपोर्ट विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए थे? 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसमें अलग अलग कार्य करने के जो विषय थे उनमें प्रांतीय सरकारों के लिए आरक्षित, रिजर्व और ट्रांसपोर्ट यानी अंतरित विषय का एक बंटवारा किया गया था। अगर हम आरक्षित विषय की बात करें निम्नलिखित चार में से, तो न्याय प्रशासन इसमें शामिल था, साथ साथ भू राजस्व भी शामिल था और पुलिस प्रशासन भी। स्थानीय स्वशासन को इसमें शामिल नहीं किया गया था। तो इस आधार पर आप देखें आरक्षित विषय में 1, 3 और 4 थे, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है सी, 1, 3, 4 सत्य हैं। दैनिक क्विज के अपने अंतिम भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करते हैं, और यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार यानी नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड प्रमुख रूप से प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना की अगर हम बात करें तो इसे लोकप्रिय रूप में एनएसएस कहा जाता है, यानी नेशनल सर्विस स्कीम, और यहाँ पर इसको प्रारंभ किया गया है युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। और इसके संदर्भ में आप ध्यान रखें, कोशिश ये थी कि जो भी एक तरह से शिक्षण संस्थान है वहाँ पर युवाओं को सामुदायिक सेवा के लिए एक तरह से प्रेरित किया जाए, और यह उच्च शिक्षा प्रणाली में प्रमुख रूप से डाला जाए। तो उच्च शिक्षा प्रणाली में सामुदायिक सेवा की जो भावना है वो छात्रों में विकसित करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना या एनएसएस को प्रमुख रूप से प्रारंभ किया गया। अगर हम एनएसएस की बात करते हैं तो इसे प्रारंभ किया गया था 24 सितंबर 1969 को, और इसके लिए उत्तरदायी उस समय के तात्कालिक जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर VKRB राव, उनको माना जाता है। इस योजना को पूरे भारत के सभी राज्यों में उस समय कवर किया गया था, और 37 विश्वविद्यालयों के लगभग 40,000 एनएसएस स्वयंसेवक उसमें शामिल हुए थे। सरकार एनएसएस के माध्यम से छात्रों में व्यक्तित्व विकास की जो स्थिति है उस समाज सेवा के माध्यम से करना चाहती है। और पढ़ाई के साथ साथ आप देखें लगातार 2 वर्षों तक एनएसएस में काम करना होता है, और हर साल 120 घंटे की सेवा करना होता है, और विशेष एक शिविर एनएसएस का आयोजित किया जाता है, उसमें भी भाग लेना होता है। एनएसएस या राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से प्रमुख रूप से छात्रों के व्यक्तित्व में समाज सेवा का क्या योगदान हो सकता है उसको प्रमुख रूप से पहचाना गया है। एनएसएस में प्रमुख रूप से जिन विश्वविद्यालय, एनएसएस की यूनिट और एनएसएस के जो वॉलंटियर्स हैं यानी जो स्वयंसेवक हैं उनके द्वारा जो उत्कृष्ट कार्य किया गया है उनको प्रमुख रूप से यहाँ पर पुरस्कृत किया जाता है, जिस पुरस्कार को राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, यानी राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार। यह हमारा 25 सितंबर 2022 का दैनिक क्विज है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें, और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।